नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच जनता पार्टी 2026 इसकी इस्तीफा जो किया गया था वो कॉकरोच जनता पार्टी 2026 की 15 मई 2026 क्यों किया गया था, क्या है ये, तो पहले देखेंगे ये क्या है। तो ये क्या है कि सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन जो हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी के एक बयान से शुरू हुआ था। नंबर 2 की इसके संस्थापक कौन है? अजित दीपके। तो अभिजीत दीपके जो है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो एमए किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, कहाँ से किए हैं? तो यूएसए का बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशनशिप में पीजी किए हुए हैं। वो क्यों इसका स्थापना किए? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाए हैं वो क्यों बनाए? उनके पीछे क्या, उनका महत्वाकांक्षा क्या हो सकता है? तो हम लोग संभावित कारण देखेंगे। नंबर 1 राजनीतिक कारण कि पूर्व में वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं। वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के साथ काम कर चुके हैं, इसीलिए राजनीतिक कारण भी हो सकता है। नंबर 2 आर्थिक कारण, क्योंकि यूएसए का जो CIA है यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो फाइनेंस करता है। किनको करता है? किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी एनजीओ को, किसी आंदोलनकारियों को। तो हो सकता है वो यूएसए में रहते थे तो पैसों के कारण हो भी सकता है। फिर तीसरा कारण जो है सामाजिक कारण कि ये जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को देशप्रेमी या राष्ट्रप्रेमी मानते हैं, तो इससे इनका देश प्रेम झलकता है। तो ये सामाजिक कारण भी हो सकता है। और इसमें इस आग में घी डालने का काम देश का जो वर्तमान माहौल है उसका भी कुछ न कुछ योगदान है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे नीट का पेपर लीक मामला एक ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा, बंगाल और बिहार में एनडी गठबंधन का हार जाना। तीसरा कारण बेरोजगारी, ये भी एक कारण है। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है कि इसकी जो सदस्यता है मेंबरशिप के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या रखा गया? उसमें 4 क्राइटेरिया रखा गया है। नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 आलसी, नंबर 3 क्रॉनिकली ऑनलाइन, नंबर 4 पेशेवर तरीके से ताने मारने में एक्सपर्ट। ये उनका कर्म है, उनके अनुसार, उनका कर्मानुसार है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कर्म आरोही नहीं अवरोही होना चाहिए, इसका ठीक उल्टा होना चाहिए मेरे विचार से। लेकिन हालांकि अलग अलग लोगों का अलग अलग राय हो सकता है कि पहले मुर्गी आएगी पहले अंडा, ये पहली अभी भी है। तो मेरे विचार से पहले पेशेवर तरीके से ताने मारने में एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसमें हमारे अभिजीत दीपके और ध्रुव राठी जी एक्सपर्ट हैं। उसके बाद, और ये जो एक्सपर्टनेस है बहुत कम लोगों में ये काबिलियत है। उसके बाद क्रॉनिकली ऑनलाइन, यानी 24 घंटा में 11 से ज़्यादा 12-13 घंटा जो सोशल मीडिया में ऑनलाइन रहते हैं, जो एडिक्टेड लोग हैं। हाँ, लेकिन वो लोग करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं कि किस देश में कहाँ पे कौन सा घटना घटित हो रही है, उस हिसाब से अपना प्लानिंग बनाते हैं। उसके बाद 3 नंबर में आता है आलसी, और आलसी का एक बाई प्रोडक्ट है, परिणाम है बेरोजगारी। क्योंकि आज के वर्तमान AI के युग में खुद को अपडेट रखना पड़ता है, और अपडेट रखने के लिए तो मेहनत करना होगा, नए नए स्किल सीखना होगा। और अपडेट रखने के लिए, और जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं रखें तो फिर उनकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, और अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए पसीना बहाना होगा। नहीं तो फिर IUCN रेड लिस्ट में जिस तरह से दुनिया भर के पेड़ पौधे या जीव जंतुओं जो खतरे में उनकी सूची है वो सूचीबद्ध किया जाता है उस सूची में, उससे मनुष्य भी विलुप्त हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। तो इसके लिए इस बेरोजगारी से बचने का क्या उपाय है? पसीना बहाना होगा। तो मेहनत, इसीलिए कहते हैं ना कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी। हाँ जी, क्या कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, और जरा सा मुस्कुरा दो तो ये बदनसीबी भाग जाएगी। हाँ जी, जरा वाह तो कीजिए कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, और जरा सा मुस्कुरा दो तो ये बदनसीबी भाग जाएगी।
और चेहरे पे हंसी होगी तो पड़ोसन गाल चूमेगी। हाँ जी, क्या कि चेहरे पे हंसी होगी तो पड़ोसन गाल चूमेगी, और ऐसे मुंह लटका के बैठोगे तो फिर बीवी भाग जाएगी। और बेरोजगार रहने से भी बीवी भाग जाएगी, क्योंकि कमजोर के साथ कोई नहीं रहना चाहता। इस दुनिया में व्यक्ति की नहीं, शक्ति की पूजा होती है। जिसके पास ताकत है, दुनिया उसके साथ चलना चाहती है। तो आगे देखते हैं कि ये इसका हम लोग देखें कि क्या क्या कारण है। आलसी का कारण देखें। अब हम लोग देखेंगे कि बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के क्या क्या कारण हो सकता है, ये भी रियलिटी है, इसे हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बेरोजगारी में नंबर 1 कि जो कोर्स अभी डिमांडिंग है वो कोर्स हमें करना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, वो ज़्यादा डिमांडिंग है। हम लोग पुराने कोर्स ही कर रहे हैं जिनका ज़्यादा अभी रेलिवेंट नहीं बचा है, ज़्यादा डिमांड नहीं है। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कर, हालांकि वो सदाबहार है, उसका हमेशा ज़रूरत रहेगा, लेकिन अभी मांग भी कम है और वेतन भी कम है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस का मांग भी ज़्यादा है और वेतन भी ज़्यादा है। और दूसरा चीज़ कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज में जो चीज़ पढ़ाया जाता है वो कंपनी को उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, और कंपनी को जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान इसका ये है कि कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, एक साथ बैठ के करिकुलम तैयार करना होगा जो कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार है। तब फिर उनकी यूटिलिटी बनी रहेगी और वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये कारण। दूसरा कारण है कि और भी कारण बेरोजगार रहने का, कि जैसे 8, 9, 10 का जो सिलेबस है, अगर भारत को विश्व शक्ति बनना है, महाशक्ति बनना है, सुपर पावर बनना है, तो फिर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम को बनाना होगा। 8, 9, 10 का सिलेबस ओलंपियाड के आधार पर बनाना होगा, क्योंकि अब अगर वर्ल्ड के बच्चों के साथ कम्पीट कराना है, उसके साथ कंपटीशन कराना है, तो उसके लायक तो आपका भी सिलेबस होना चाहिए ना। जो 8, 9, 10 में पूछा जाता है वो ओलंपियाड में पूछा नहीं जाता, जो ओलंपियाड में पूछा जाता है वो 8, 9, 10 में पढ़ाया नहीं जाता। उसी प्रकार जो 11, 12 में पढ़ाया जाता है वो आपका नीट में, जेईई मेंस या एडवांस में, क्लेट में, एनडीए में पूछा नहीं जाता, और जो नीट में, जेईई मेंस या एडवांस में, एनडीए में, क्लेट में पूछा जाता है वो 11, 12 में पढ़ाया नहीं जाता। तो इस मिसमैच को, इस गैप को ब्रिज करना होगा। नहीं तो फिर क्लास में बच्चा 80%, 90%, 95% मार्क्स लाता है, और एनडीए में और नीट में, जेईई मेंस में, एडवांस में जाके 30% भी नहीं ले पाता। ऐसा क्यों होता है? इतना गैप क्यों होता है? इतना कम स्कोर तो नहीं होना चाहिए। अगर जो चीज़ पढ़ाया जाता वही चीज़ पूछा जाता तो फिर बच्चा तो का स्कोर में इतना गैप ही नहीं आता ना, इतना अंतर नहीं आता, इतना डिफरेंसेस नहीं आता। तो ये भी कारण हो सकता है। फिर इसका प्रभाव देखेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रभाव क्या हुआ। तो इसमें सोशल मीडिया का पावर भी हमें देखने को मिला कि 5 ही दिन में कोई पार्टी जीरो से हीरो कैसे बनी, जीरो से स्टार्ट करके भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल गया। कैसे मिल गया? बहुत सारे पार्टी आज भी है जिनको आज तक राष्ट्रीय दर्जा नहीं प्राप्त, और ये न सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उससे तो काफ़ी आगे निकल गया, बल्कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि इसमें जो पार्टिसिपेंट है, जो मेंबरशिप में, इसमें सवालिया निशान लगा हुआ, क्योंकि लगभग 14 मिलियन लोग इस मेंबर बने, सदस्य बने, और 14 मिलियन में से 49% पाकिस्तान से, 14% बांग्लादेश से, और 14% यूएसए से, और सिर्फ 9% भारत से। यानी अगर पूरे टोटल 14 मिलियन को अगर हम लोग मार्क्स के दृष्टिकोण से देखें, अगर 100 मार्क्स मान लेते हैं, तो 100 में से अगर 9 मार्क्स किसी बच्चा को मिलता है, कैसे वो टॉपर हो सकता है? उसको हम लोग कैसे टॉपर बोलें? वो तो उल्टी गिनती में टॉपर है, वो ऑल इंडिया रैंक कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं ये दिग्भ्रमित करने का है। फिर आगे हम लोग जाते हैं कि इनका जो वादा है कि आगे ये है कि मैनिफेस्टो में 5 वादा किए। ये जो राजनीतिक दल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही, इसका ग्रासरूट लेवल पे कोई है ही नहीं इसका आधार, तो मैनिफेस्टो में 5 वादा किया गया। नंबर 1 की न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में इनका शर्त ये रखे हैं कि जो भी रिटायर्ड जज होंगे
इनको राज्यसभा न भेजा जाए। यानी ये जो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का टिकट देते हैं वो नहीं होना चाहिए। हालांकि ये गंदा खेल हमारे सबसे पुराना राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही शुरू किया था और आज की डेट में ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। सेकेंड मुद्दा जो है ज़्यादा रेलिवेंट है, वो मतदाता अधिकार, यानी वैध वोट डिलीट होने पर आतंकवाद के समान माना जाएगा और ऐसा होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। देख रहे हैं एसआईआर का जो डर है वो यहाँ पे साफ झलक रहा है कि कैसे वो लोग बिहार हार गए, बंगाल हार गए और अब की बारी किसका है पता नहीं। तो जो एसआईआर का खौफ है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इनके अनुसार भारत में जो वोटर आएंगे, जो भारत के भाग्य विधाता होंगे, जो भारत के जनता जनार्दन, वो बांग्लादेश से आएंगे, वो पाकिस्तान से आएंगे, वो अफगानिस्तान से आएंगे, वो ईरान से आएंगे, वो इराक से आएंगे, वो सऊदी अरब से आएंगे, वो तुर्की से आएंगे। अरे ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये अफगानिस्तान जिनकी खुद की लुंगी फटी हुई है, लुंगी के नीचे कच्छा नहीं है, हालांकि हमारा भी जींस फटा हुआ है, ये हमारे सर का पगड़ी उछालने और धोती खींचने का काम कर। आज की डेट में अगर किसी को अमेरिका का वीज़ा चाहिए, H1B वीज़ा, तो एक उसको पहला कंडीशन जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप स्नातक हैं तो आप एलिजिबल है। वो भी 3 साल वाला कोर्स वैलिड नहीं है, आपको 4 साल वाला कोर्स चाहिए। इसीलिए NEP 2020 के तहत भारत में भी सारे यूनिवर्सिटीज में कोर्सों को ग्रेजुएशन वाला कोर्स 4 साल का कर दिया गया है। फिर दूसरा कंडीशन जो है उसमें जो फी रखा गया है, वो जनधन अकाउंट होल्डर, BPL होल्डर और मैया सम्मान के भरोसे मतलब जीवन यापन करने वाले लोगों के सपनों से भी काफ़ी दूर है। 1 लाख US फीस है। आज के डेट में भारत में उसका इंडियन करेंसी में, रुपया में उसका जो वैल्यू होगा वो 95 लाख रुपया। इतना बड़ा अमाउंट। और भारत में अगर वीज़ा लेना है भारत का, तो जिसका पहला कंडीशन वो है निरक्षर हो। अब आप निरक्षर है चलेगा। दूसरा कंडीशन आपकी लुंगी फटी हुई होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन आपके लुंगी के नीचे कच्छा नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन आपके पास फर्जी आधार कार्ड होना चाहिए, फर्जी वोटर कार्ड होना चाहिए, फर्जी राशन कार्ड होना चाहिए, ताकि आपको PM आवास मिल सके, आपको अबुआ आवास मिल सके, आपको भारत का घर जमाई बनाया जा सके, आप भारत में आके 4-4 शादियाँ कर सकें, आप भारत के ST, SC, OBC, जनरल के अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग बीवियाँ रख सकें। एक से गुड़ पीठा बनवाएं, एक से लिट्टी चोखा बनवाएं, एक से बिरयानी बनवाएं, एक से इडली डोसा बनवाएं, एक के साथ होली मनाएं, एक के साथ दिवाली मनाएं, एक के साथ मकर मनाएं, एक के साथ दशहरा मनाएं। ये इनका जो है उद्देश्य है कि भारत को एक नया धर्म, क्रिश्चियन और इस्लाम मिला के एक नया धर्म मार्ज करके, गठबंधन करके बनाने का इनका सपना है। क्रिस्लाम मतलब क्रिश्चियन और इस्लाम, क्रिस्लाम, ये इनका सपना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगला इनका वादा क्या है। 2 वादा देख लिए, न्यायपालिका और मतदाता अधिकार। अब तीसरा जो है महिला आरक्षण, कि भारत में महिलाओं को मंत्रालय में और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में 50% आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि ये बिल अभी जो है संसद में फेल हो गया कुछ दिन पहले। तो ये चीज़ भारत में प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। ये चीज़ नहीं, इससे भी बढ़कर, इससे भी अच्छा, ये तो बराबरी क्या बात बोल रहे हैं। 50% मतलब क्या, बराबरी, आधा आ गया। उससे आधा कैसे कि पहले राधा फिर कृष्ण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, पहले पार्वती फिर शंकर। तो हम लोग कदम से कदम, बराबरी का नहीं, बराबरी से भी आगे का दर्जा देते। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं और वेस्टर्न वाले बेबी का दर्जा देते हैं।
बेबी कहने का मतलब उनको अनमेच्योर डिक्लेयर कर दे, उनको सेकेंड क्लास सिटीजनशिप की तरह ट्रीट करना। अगर मंत्रालय की दृष्टिकोण से भी देखें तो शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री देवी सरस्वती, वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण, यानी वित्त मंत्रालय देवी लक्ष्मी को, डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय देवी दुर्गा को। तो फिर भारत में अगर संविधान खतरे में नहीं है, भारत में पुरुष खतरे में है। और ये इंडी गठबंधन वालों का सिंहासन खतरे में। हम पुरुषों को क्या मिला? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, नारायण नारायण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो विश्व के किसी भी दूसरे देशों में जिस प्रकार भारत में देवियों को, नारियों को देवी का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार दूसरे किसी भी देश में या किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी रिलीजन में महिलाओं को देवियों का दर्जा नहीं दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हाँ जी, क्या कि ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो ये भारत, इनका जो 50% का ये जो है इंडिया, इनका हम लोग देख लिए कि इनका उद्देश्य क्या है। ये चाहते हैं कि क्या करना, 50% आरक्षण देना। तो ये भारत में पहले से ही, और यहाँ लोकसभा में या राज्यसभा में हाल ही में जब ये बिल आया था तो सब लोग विपक्ष में खड़े हो गए। इससे इनका मंशा का पता चलता है। उनको तो सपोर्ट में खड़ा हो जाना चाहिए, ये विरोध में क्यों खड़े हो गए? सर्वसम्मति से पारित हो जाना चाहिए था ये बिल। 545 में से 545 लोग हाँ में हाँ मिला देते, वहाँ तो नहीं किए, यहाँ लोगों को बरगला रहे हैं। फिर आगे जो है इनका अगला पॉइंट जो है वो है मीडिया का नियम। मीडिया का नियम जो है, ये इनका कहना है कि कॉरपोरेट घरानों के जो लाइसेंस है उन्हें रद्द किया जाए। उनका जो न्यूज़ चैनल है, तो ये काम 1975 में इमरजेंसी लगा के पहले कर चुके हैं, और अभी लोगों को जब इनके खिलाफ जा रहा है तो ये लोगों को ये बरगलाने में लगे हुए कि इनके कारण हो रहा है। अब अगला पॉइंट है दल बदल कानून, यानी कोई भी सांसद या विधायक अगर पार्टी बदलता है तो उनको अगले 20 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए बोला जा रहा है कि उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। ये ब्रेकअप, ये लिविंग, ये पार्टी बदलना, कि आज पूजा कल कोई दूजा, ये मल्टीपल डेटिंग, मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल फादर, ये तो इनका ही कर्जा है। ये फादर्स डे, ये एनिवर्सरी, फादर्स डे 2016 में बाप कोई दूसरा था, अब 26 में कोई दूसरा है, तो फिर बोलेंगे कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो बाप दूसरा था, ये बाप दूसरा है। ये हमारा कल्चर नहीं है। फिर मल्टीपल फादर, स्कूल में एक बाप है, घर में एक अलग बाप है। स्कूल का फादर आइडियोलॉजिकल फादर, घर का फादर जो है बायोलॉजिकल फादर। तो ये हमारे जो देश प्रेमी है, जो राष्ट्र प्रेमी है, जो राष्ट्रवादी है, वो इस बात को समझ रहे हैं।
कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों इसका स्थापना किया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जी हाँ, धन्यवाद।